अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने मंगलवार को कांग्रेस की केरल इकाई द्वारा एक्स पर की गई पोस्ट को घटिया गपशप करार दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भाजपा को सौंप दिया और 18 करोड़ रुपए की ऋण माफ करा ली। कांग्रेस की केरल इकाई ने जल्द अपने कदम पीछे खींच लिया और कहा कि वो केवल सोशल मीडिया रिपोर्ट साझा कर रही थी और अगर कोई गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने में खुशी होगी। विवाद का केंद्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट के बीच 15 फरवरी को न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को भंग करना है। कैसे शुरू हुआ बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा केरल कांग्रेस के बीच विवाद। सोमवार को कांग्रेस केरल के एक्स अकाउंट पर एक समाचार पोस्ट किया गया, जिसमें कैप्शन था, जिंटा ने 18 करोड़ रुपए के ऋण को बजट खाते में डालने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट भाजपा को सौंप दिए और अब बैंक के डूब जाने के बाद जमाकर्ता सड़कों पर आ गए। गुस्से में जिंटा ने मंगलवार सुबह एक पोस्ट के साथ जवाबी हमला किया, जिसमें कांग्रेस की आलोचना करते हुए फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया गया। कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व कर्मचारियों ने जनवरी 2020 में आरबीआई को लिखे एक पत्र में बैंक में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में चेतावनी दी थी। उस रिपोर्ट में कई अन्य लोगों के साथ आपका नाम भी था। पोस्ट में लिखा, हम उन जमाकर्ताओं के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी बचत खो दी है। अगर रिपोर्ट गलत है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप सबूतों के साथ एक बार फिर से सब कुछ साफ करें और उनके हित में भी अपनी आवाज उठाएं। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने लिखा, नहीं, मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट खुद ही चलाती हूं और आपको फर्जी खबरें फैलाने के लिए शर्म आनी चाहिए। किसी ने मेरे लिए कोई कर्ज या कुछ भी बट्टे खाते में नहीं डाला। मैं हैरान हूं, कोई राजनीतिक पार्टी या उनका प्रतिनिधि फर्जी खबरें फैला रहा है और मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल कर घटिया गपशप और क्लिक कराने में लिप्त है। उन्होंने कहा, रिकॉर्ड के लिए बता दूं, लोन लिया गया था और 10 साल पहले से ही पूरी तरह से चुका दिया गया था। उम्मीद है इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और मदद मिलेगी ताकि भविष्य में कोई गलतफहमी ना हो। अभिनेत्री ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए पत्रकारों की भी आलोचना की और जवाबदेही की जरूरत बताई। कांग्रेस की केरल इकाई ने जिंटा के बयान के बाद स्पष्टीकरण देते हुए पोस्ट किया, जिसमें कहा गया कि यह जानकर अच्छा लगा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट चला रही थी, जबकि अन्य सेलिब्रिटीज ने अपने अकाउंट आईटी सेल को सौंप दिए हैं। उसने कहा, आपकी ऋण स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण के लिए धन्यवाद। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम उसे स्वीकार करने में प्रसन्नता होगी। हमने मीडिया संस्थानों की खबरों को साझा किया। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने मंगलवार को कहा कि उनकी जांच न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी मामले में केंद्रित है और अभिनेत्री प्रीति जिंटा का कथित ऋण मुद्दा उनकी चिंता का विषय नहीं है। ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति बैंक धोखाधड़ी मामले में किसी के गलत तरीके से ऋण लेने के बारे में सबूतों के साथ शिकायत लेकर पुलिस के पास आता है तो इसकी अलग से जांच की जा सकती है। उन्होंने कहा, मुंबई पुलिस को इस संबंध में किसी भी संस्था या भ्रष्टाचार को उजागर करने वाले व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं मिली है। ईओडब्ल्यू ने स्पष्टीकरण ऋण माफी आरोपों को लेकर अभिनेत्री और केरल कांग्रेस के बीच विवाद पर दिया। पंजाब में फर्जी विभाग के बाद फर्जी आदेश का मामला प्रकाश में आया। पता चला कि सोशल मीडिया पर अधिकारियों के ट्रांसफर का एक आदेश वायरल हुआ। इस आदेश अनुसार 57 क्लर्क्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारों को तबादला होना था। अधिकारियों ने इसे देखा तो बिना किसी औपचारिक प्रतिक्रिया इसे लागू करना शुरू भी कर दिया और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी हो गए। आदेश के फर्जी होने का खुलासा तब हुआ जब स्कूल विभाग के निदेशक को इसकी जानकारी हुई। उन्होंने तुरंत इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारियों को लेटर जारी किया और बताया कि वो लोग जिस आदेश के नाम पर ट्रांसफर कर रहे हैं वो ऑर्डर ही फर्जी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई आदेश आएगा तो उसके लिए बाकायदा मेल भेजा जाएगा। पंजाब में हैरान कर देने वाला मामला पिछले दिनों सामने आया था। पंजाब की भगवंत मान सरकार में पिछले 20 महीने में मंत्री के रूप में काम करने वाले कुलदीप धालीवाल जिस मंत्रालय का काम देख रहे थे वो विभाग अस्तित्व में ही नहीं था, जिसको लेकर सरकार उनकी और मान सरकार की खूब किरकिरी हुई। अब इसी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि एक फर्जी ऑर्डर की वजह से 57 क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेवादारी के कार्य से जुड़े कर्मचारियों का ट्रांसफर हो गया। इस वजह से पंजाब सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि किसी भी सरकारी आदेश के बाद उनकी औपचारिकता के लिए आदेश की प्रति विभाग को जिला स्तर पर दी जाती है, लेकिन पंजाब में अधिकारियों में बिना औपचारिक आदेश कॉपी के ही ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उस आदेश को फिर से शेयर किया जाने लगा और मामला तूल पकड़ लिया। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तब शिक्षा विभाग के निदेशक को इसकी जानकारी मिली। स्थिति ऐसी हो गई कि आनंद फानन में शिक्षा निदेशक ने लेटर जारी कर बताया कि आप सभी जिला आदेश के नाम पर कर्मचारियों का ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आदेश ही फर्जी है। इस तरह का कोई आदेश सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। बीते बुधवार को शिक्षा विभाग के निदेशक ने इस बात की जानकारी दी कि फर्जी ऑर्डर के आधार पर कुछ जगहों के जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूलों के अधिकारियों का नए स्थानों पर ट्रांसफर किया जा रहा है। इस जानकारी को साझा होने के बाद शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और स्कूलों को बताया गया कि फिलहाल कोई ट्रांसफर आदेश हुआ ही नहीं है, ऐसे में कोई भी कार्रवाई सही नहीं, आप कार्रवाई ना करें। इसके बाद विभाग की ओर से बताया गया कि जब कोई आदेश जारी होता है तो उसके लिए शासन की ओर से मेल जारी किया जाता है। ऐसे में कहीं और से जारी किए गए आदेश पर भरोसा ना करें। फर्जी आदेश के आधार पर विभाग में हलचल मच गई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अधिकारियों ने इस तरह किसी भी आदेश के जारी होने की पुष्टि क्यों नहीं की।
बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब करीब है। वर्तमान अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल जून में खत्म हो चुका था, लेकिन चुनावों के चलते उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अब भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मंथन प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। भाजपा के नेताओं और जानकारों के अनुसार कुछ संभावित नामों की सूची तैयार की जा चुकी है, जिनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में 2 महिलाओं के नाम भी हैं, जिनमें से स्मृति ईरानी का नाम सबसे प्रमुख है। अब तक भाजपा में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रही है। हालांकि हाल ही में महिलाओं के वोट बैंक को लेकर पार्टी की रणनीति ने यह संकेत दिए कि अगला अध्यक्ष महिला भी हो सकती है। खासकर राज्य विधानसभा चुनावों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को देखकर पार्टी नेतृत्व महिलाओं के लिए ज्यादा आकर्षक बने रहने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। भाजपा अध्यक्ष पद के लिए स्मृति ईरानी को एक मजबूत दावेदार भी माना जा रहा है। उनकी सख्त छवि, चुनावी रणनीति और राहुल गांधी को हराने की उनकी विशेष पहचान पार्टी के लिए फायदेमंद साबित भी हो सकती है। इसके अलावा स्मृति ईरानी एक बेहतरीन वक्ता भी हैं और राजनीति में उनका अनुभव भी उल्लेखनीय है। यही कारण है कि वो भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एक बेहतरीन विकल्प मानी जा रही हैं। भाजपा के लिए दक्षिण भारत एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है। बीते 20 सालों से दक्षिण भारतीय नेताओं को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, लेकिन अब पार्टी इस क्षेत्र में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए एक साउथ इंडिया से नेता को अध्यक्ष बनाने का विचार भी कर रही है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में आगामी चुनाव को देखते हुए पार्टी को लगता है कि एक दक्षिण भारतीय नेता भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है। भाजपा एक ऐसा नेता चाहती है जो संगठन को मजबूत करने में सक्षम हो, चुनावी रणनीतियों में निपुण हो और संघ के साथ गहरी नजदीकी रखता हो। अगले 3 सालों में पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए पार्टी को ऐसे अध्यक्ष की आवश्यकता है जो इन चुनावों में भाजपा को मजबूती से लीड कर सके। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भीतर नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। हालांकि इस चर्चा में कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन पार्टी की सख्त जरूरत है कि वो अपने नेतृत्व में एक ऐसा चेहरा सामने लाए जो पार्टी को हर क्षेत्र में मजबूती दे सके और आगामी लोकसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार कर सके। दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एलजी के अभिभाषण के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कथित तौर पर हुए शराब घोटाले से जुड़ी सीएजी की पहली रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। इस बीच विपक्ष के विधायकों ने एलजी के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा भी किया, जिसके बाद सभी 22 विधायकों को सदन से सस्पेंड कर दिया गया और उसके बाद 21 विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हुई। विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करने से पहले कहा, इस रिपोर्ट को पिछली सरकार ने छिपाने की भरपूर कोशिश की। उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की शराब नीति में बदलाव करने से सरकार को 2026.91 करोड़ का नुकसान हुआ। अब जानिए सीएजी रिपोर्ट में क्या खुलासे हुए हैं। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की शराब नीति के कारण दिल्ली सरकार को 2002.68 करोड़ रुपए का भारी राजस्व घाटा हुआ। नई शराब नीति में दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 को लागू नहीं किया गया। सरकार ने दिवालियापन, ऑडिट वित्तीय विवरण, बिक्री डेटा और अन्य राज्यों में घोषित थोक मूल्य, आपराधिक पृष्ठभूमि सत्यापन जैसे आवश्यक मापदंडों की जांच किए बिना लाइसेंस जारी कर दिए। थोक विक्रेता मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। वित्तीय रूप से कमजोर संस्थाओं को लाइसेंस दिए गए। आप सरकार ने 2021-22 की आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करते समय अपनी ही एक्सपर्ट समिति की सिफारिश की अनदेखी की। शराब नीति में पारदर्शिता की कमी थी। नीति ने एक आवेदक को 54 शराब की दुकानों तक संचालित करने की अनुमति दी, पहले सीमा 2 थी। नई नीति ने 849 दुकानों के साथ 32 खुदरा क्षेत्र बनाए, लेकिन केवल 22 निजी संस्थानों को लाइसेंस दिए गए। आपकी नीति ने निर्माताओं को एक ही थोक विक्रेता के साथ गठजोड़ करने के लिए मजबूर किया। केवल 3 थोक विक्रेताओं ने 71% से अधिक आपूर्ति को नियंत्रण किया। छूट कैबिनेट की मंजूरी के बिना या एलजी से परामर्श किए बिना दी गई। यह कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन है। एमसीडी या डीडीए से अनिवार्य अनुमोदन के बिना कई क्षेत्रों में शराब की दुकानों को मंजूरी दे दी गई। निरीक्षण टीमों ने जोन 23 में 4 दुकानों को गलत तरीके से कमर्शियल क्षेत्रों में घोषित किया। 2022 की शुरुआत में एमसीडी द्वारा सभी 4 अवैध शराब की दुकानों को सील किया गया था। इससे साबित होता है कि उचित प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया था। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली आबकारी विभाग ने L1 लाइसेंसधारियों को महंगी शराब के लिए अपनी खुद की एक्स डिस्टिलरी कीमत तय करने की अनुमति दी, जिससे कीमतों में हेरफेर भी हुआ। आबकारी विभाग ने लाइसेंस तब भी जारी किए जब गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट गायब थी या भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों का अनुपालन नहीं कर रही थी। विदेशी शराब के 51% परीक्षण मामलों में रिपोर्ट या तो 1 साल से पुरानी थी, गायब थी या उन पर कोई तारीख ही नहीं थी, जो बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है। आबकारी खुफिया ब्यूरो यानी EIB तस्करी के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई में विफल रही। FIR एनालिसिस से कुछ क्षेत्रों में बार बार तस्करी के पैटर्न का पता चला, फिर भी सरकार कार्रवाई में विफल रही।
आपूर्ति प्रतिबंधों, सीमित ब्रांड विकल्पों और बोतल के आकार की बाधाओं के कारण अवैध देशी शराब का व्यापार फल फूल रहा था। आबकारी कानूनों का उल्लंघन करने वाले शराब लाइसेंसधारियों को दंडित करने में आम आदमी पार्टी की सरकार विफल रही। आबकारी छापे मनमाने ढंग से किए गए, जिससे कोई असर नहीं हुआ। रिपोर्ट गलत थी और कारण बताओ नोटिस भी गलत तरीके से तैयार किए गए थे। लेबल की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आबकारी चिपकने वाली लेबल की परियोजना को लागू नहीं किया जा सका।